सिंह के राजनीतिक दस्तावेज की कड़ी में हम उसके चौथे खंड को पढ़ रहे थे, जिसमें हम जेल में उनके राजनीतिक संघर्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे और विषय था बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान, जिसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं कि वे अपनी तरफ से जो बातें कहते हैं, सरकार ने जो जो चूक करी है उन पर मुकदमा दायर करते वक्त उसका उल्लेख करते हैं और साथ ही अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। और अंत में हमने पढ़ा था कि वह काल्पनिक अहिंसा के बारे में बात करते हैं, जिसमें वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि काल्पनिक अहिंसा का युग अब समाप्त हो गया है और आज की उठती हुई नई पीढ़ी को उसकी व्यर्थता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह गया है। इस तरह वह गांधी की सीधे तौर पर उनके अहिंसा के जो विचार थे उसकी खिल्ली उड़ाते से प्रतीत होते हैं और आगे इसी को वे पूर्ण रूप से बता रहे हैं। तो चलिए अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। इसके आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। अब वे काल्पनिक अहिंसा की व्याख्या कर रहे हैं। ऊपर हमने काल्पनिक अहिंसा शब्द का प्रयोग किया है, यहां पर उसकी व्याख्या कर देना भी आवश्यक है। आक्रामक उद्देश्य से जब बल का प्रयोग होता है उसे हिंसा कहते हैं और नैतिक दृष्टिकोण से उसे उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब इसका उपयोग किसी वैध आदर्श के लिए किया जाता है जो उसका नैतिक औचित्य भी होता है, तो वे बता रहे हैं कि वैसे तो हिंसा करना बिल्कुल गलत है, लेकिन यदि उसके पीछे मानव सभ्यता की भलाई का उद्देश्य निहित हो तो इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। किसी हालत में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, यह विचार काल्पनिक और अव्यावहारिक है। वे अगेन गांधी के अहिंसात्मक विचारों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। यदि आप थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालेंगे तो आप जानेंगे कि 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था, तब जो है ये असहयोग आंदोलन जो है प्रबल रूप से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक चौरा चौरी कांड के बाद गांधी ने यू टर्न मारा और जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए थे कि अचानक से उन्होंने वापस कर लिया ये पूरा आंदोलन बीच से ही। तो उस वक्त भगत सिंह भी 14 वर्ष की आयु के थे और उनके बारे में यदि आप सर्च करें गूगल पर तो पाते हैं कि 14 वर्ष की आयु में गांधी के असहयोग आंदोलन से वे इतना प्रभावित थे कि अंग्रेजों द्वारा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जा रही किताबें थी वो भी उन्होंने कपड़ों के साथ जला दी थी, जिसके चलते भगत सिंह जो है वो अचानक से लाइमलाइट में आ गए थे। लेकिन जैसे ही ये कॉल ऑफ हुआ असहयोग आंदोलन का बीच में से ही, तो उनका भगत सिंह का मोह भंग हो गया गांधी के असहयोग आंदोलन से और तब से जो उनकी अहिंसात्मक चीजें थी उसका वे खिलाफत करने लगे। तो वहीं पर सारी व्याख्या उसी के हिसाब से यहां पर की है उन्होंने। इधर देश में जो नया आंदोलन तेजी के साथ उठ रहा है, जिसकी पूर्व सूचना हम दे चुके हैं, वह गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा, रिजा खां, वॉशिंगटन, गैरीबॉल्ड, लाफायेट और लेनिन के आदर्शों से ही प्रस्फुटित है और उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहा है। वे पूरा तरीके से बता रहे हैं कि जो अहिंसात्मक आंदोलन है वह काफी पीछे छूट चुका है। आज के नए दौर में लोग क्रांतिकारी विचारों को पढ़ रहे हैं और पढ़ने से उन विचारों को आत्मसात कर रहे हैं और नई क्रांति का आगाज होने ही वाला है। चूंकि भारत की विदेशी सरकार तथा हमारे राष्ट्रीय नेतागण दोनों ही इस आंदोलन की ओर से उदासीन लगते हैं और जानबूझकर उसकी पुकार की ओर से अपने कान बंद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अतः हमने अपना कर्तव्य समझा कि हम ऐसी चेतावनी दें जिसकी अवहेलना न की जा सके। तो ये सिर्फ सरकार को ही नहीं, अपने शीर्षस्थ नेताओं को भी चुनौती दे रहे हैं भगत सिंह। और शायद मैं पहले भी कह चुकी हूं, भगत सिंह को लगा होगा ये शायद आखिरी मौका है उनका अपनी बात आम लोगों तक बताने का, उसका डॉक्यूमेंटेशन करवाने का। इसीलिए उन्होंने सेशन कोर्ट में जब उन पर मुकदमा चलाया गया तो इन सब बातों को बारीकी के साथ वहां रखा है ताकि इसका सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो सके, ऐसा मुझे लगता है।
कि उन्हें समझ में आ रहा था। हमारा अभिप्राय में वो इस बात को पूरा स्पष्ट तौर पर कहेंगे। सुनिए, अभी तक हमने इस घटना के मूल उद्देश्य पर ही प्रकाश डाला है। अब हम अपना अभिप्राय भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि इस घटना के सिलसिले में मामूली चोटें खाने वाले व्यक्तियों अथवा असेंबली के किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हमारे दिलों में कोई वैयक्तिक विद्वेष की भावना नहीं थी। उनका जो आक्रोश था वह सरकारी व्यवस्था के ऊपर था। इसके विपरीत हम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम मानव जीवन को अकथनीय पवित्रता प्रदान करते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के बजाय हम मानव जाति की सेवा में हंसते हंसते अपने प्राण विसर्जित कर देंगे। हम साम्राज्यशाही की सेना के भाड़े के सैनिकों जैसे नहीं हैं जिनका काम ही नरहत्या होता है और आजकल इन्हें मोब लिंचर्स कहा जाता है। हम मानव जीवन का आदर करते हैं और बराबर उसकी रक्षा का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद भी हम स्वीकार करते हैं कि हमने जानबूझकर असेंबली भवन में बम फेंके हैं। तो भगत सिंह जो है वो एक टीम वर्क में विश्वास रखते थे, उसे बहुत महत्व देते थे। फिल्मों में भी हमने देखा है और यदि आप इनके बारे में सर्च करें तो भी पाते हैं कि किस तरीके से सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने और अपने दोस्त दत्त के ऊपर ले ली, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर, ताकि बाहर जो लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद इसके ऊपर जिरह भी करते हैं। फिल्म में आपने देखा ही होगा कि ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है अपना समर्पण, भाग जाने को भी वो कहते हैं, लेकिन भगत सिंह जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। सोच समझ के उन्होंने इस डिसीजन को लिया था कि वो लोग अपने आप को बंदी बनवा देंगे सरकार के हाथों। और यहां पर वे उसका जिक्र भी कर रहे हैं कि वो असेंबली में उन्होंने जानबूझकर बम फेंका था और वे अपने प्राण तक न्यौछावर करने से नहीं घबराते हैं। घटनाएं स्वयं हमारे अभिप्राय पर प्रकाश डालती हैं और हमारे इरादों की परख हमारे काम के परिणाम के आधार पर होनी चाहिए, न कि अटकल एवं मनगढ़ंत परिस्थितियों के आधार पर। सरकारी विशेषज्ञ की गवाही के विरुद्ध हमें यह कहना है कि असेंबली भवन में फेंके गए बमों से वहां की एक खाली बेंच को ही कुछ नुकसान पहुंचा और लगभग आधे दर्जन लोगों को मामूली सी खरांचें भर आईं। सरकारी वैज्ञानिकों ने कहा है कि बम बड़े जोरदार थे और इससे अधिक नुकसान नहीं हुआ। तो यहां व्यंग्यात्मक शैली में वे बोल रहे हैं कि बम बड़े जोरदार थे लेकिन फिर भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसे एक अनहोनी घटना ही कहना चाहिए। पहले तो दोनों बम बेंचों तथा डेस्कों के बीच की खाली जगह में ही गिरे थे। दूसरे, उनके फूटने की जगह से 2 फीट पर बैठे हुए लोगों को भी, जिनमें पीआर राव, मिस्टर शंकर राव तथा सर जॉर्ज शुस्टर के नाम उल्लेखनीय हैं, या तो बिल्कुल ही चोटें नहीं आई या मात्र मामूली आई। अगर उन बमों में जोरदार पोटेशियम क्लोरेट और पिक्रिक एसिड भरा होता, जैसा कि सरकारी विशेषज्ञ ने कहा है, तो इन बमों ने उस लकड़ी के घेरे को तोड़कर कुछ गज की दूरी पर खड़े हुए लोगों तक को उड़ा दिया होता। तो मतलब बम बनाते वक्त एक बम विशेषज्ञ की तरीके से वे अपनी बात को रख रहे हैं। इससे पता चलता है कि छोटी छोटी चीजों को जानने समझने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। हर सब्जेक्ट को वो कवर कर रहे हैं इसमें। यही नहीं, यदि हम चाहते तो उन्हें सरकारी कक्ष में भी फेंक सकते थे, उड़ा दिया होता। और यदि हम उसमें कोई भी शक्तिशाली विस्फोटक भरा जाता तो निश्चय ही वे असेंबली के अधिकांश सदस्यों को ही उड़ा देने में सामर्थ्य होते। यही नहीं, यदि हम चाहते तो उन्हें सरकारी कक्ष में भी फेंक सकते थे, जो कि विशिष्ट व्यक्तियों से खचाखच भरा था, या फिर उस पर सर जॉन साइमन को अपना निशाना बना सकते थे, जिसके अभागे कमीशन ने प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के दिल में उसकी ओर से गहरी नफरत पैदा कर दी थी, और जो उस समय असेंबली की अध्यक्ष दीर्घा में बैठा था। लेकिन इस तरह का हमारा कोई इरादा नहीं था और उन बमों ने उतना ही काम किया जितनों के लिए उन्हें तैयार किया गया था। तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूं, एकदम बम विशेषज्ञ की तरह वे बात कर रहे हैं कि किस उद्देश्य से बम को बनाया गया था, और वे जानते थे कि कितना उसमें चीजों को प्रोपोर्शनेट तरीके से डाला जाए कि उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। यदि उससे कोई अनहोनी घटना हुई है तो यही कि वे निशाने पर अर्थात निरापद स्थान पर गिरे। तो ये बेहद व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी है, खिल्ली उड़ाते हुए
जो अंग्रेजी विशेषज्ञ हैं उनकी। एक ऐतिहासिक सबक। इसके बाद हमने इस कार्य का दंड भोगने के लिए अपने आप को जानबूझकर पुलिस के हाथों समर्पित कर दिया। हम साम्राज्यवादी शोषकों को यह बतला देना चाहते थे कि मुट्ठी भर आदमियों को मारकर किसी आदर्श को स्थापित नहीं किया जा सकता है और न ही दो नगण्य व्यक्तियों को कुचलकर राष्ट्र को दबाया जा सकता है। हम इतिहास के सबक पर जोर देना चाहते थे कि परिचय पत्र या परिचय चिन्ह, लेटर डी कैच तथा बेस्टाइल फ्रांस की कुख्यात जेल जहां राजनीतिक बंदियों को घोर यंत्रणाएं दी जाती थी, विद इन ब्रैकेट्स है ये अनुवाद, फ्रांस के राजनीतिक आंदोलन को कुचलने में समर्थ नहीं हुए थे। फांसी के फंदे और साइबेरिया की खानें रूसी क्रांति की आग को बुझा नहीं पाई थी, तो फिर क्या अध्यादेश और सेफ्टी बिल्स भारत में आजादी की लौ को बुझा सकेंगे? षड्यंत्रों का पता लगाकर या गड़े हुए षड्यंत्रों द्वारा नौजवानों को सजा देकर या अन्य महान आदर्श के स्वप्न से प्रेरित नव युवकों को जेलों में ठूंसकर क्या क्रांति का अभियान रोका जा सकता है? यहां पर वे एक बात, दो चीजों को बोल रहे हैं कि षड्यंत्रों में फंसाकर या तो उन्हें जेलों में ठूस दें या महान आदर्श के स्वप्न दिखाकर। और ये महान आदर्श अप्रत्यक्ष तौर पर वे गांधी की अहिंसा को बोल रहे हैं कि बस लाठी खाते जाओ, लाठी खाते जाओ, इस इंतजार में कि लाठी चलाने वाले हाथ कभी तो थकेंगे, कभी तो उनका मन परिवर्तित होगा कि बहुत सह लिया, अब तो हमें दया आ रही है इनके सहने पर, और तब शायद क्रांति हो। तो इस तरह से वे अपने अभिप्राय को स्पष्ट कर रहे हैं और इसे ऐतिहासिक सबक कह रहे हैं कि इन सब चीजों से कुछ होने वाला है नहीं। ये सबक लेना चाहिए कि इस तरह के जो परिकल्पना दिखाई जाती है वो बेकार है, फजूल है। हाँ, सामयिक चेतावनी से बशर्ते कि उसकी उपेक्षा ना की जाए, लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं और व्यर्थ की मुसीबतों से उनकी रक्षा की जा सकती है। आगाही देने का यह भार अपने ऊपर लेकर हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूं कि टीम वर्क जो है वो उनके लिए बहुत अहमियत रखती थी। उन्होंने सारी जिम्मेदारी दो लोगों ने अपने ऊपर रख ली ताकि बाकी किसी और पर गाज ना गिरे। हालांकि वे जानते थे कि धरपकड़ की कोशिश पूरी की जाएगी सरकार द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी वे चाहते थे कि वे सब कुछ, सारा फोकस अपने ऊपर रखें और बाकी सदस्य जो है वो अपना कार्य बाहर जेल के रह के कर सके। क्रांति क्या है, आगे वे आखिर बता रहे हैं क्रांति क्या है और क्यों वो इस चीज को लिख रहे हैं, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। यहां पर भगत सिंह से नीचे की अदालत में पूछा गया था कि क्रांति से हम लोगों का क्या मतलब है। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयां अनिवार्य नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। वह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। तो एक बहुत अच्छी परिभाषा दे रहे हैं वे क्रांति को। क्रांति का मतलब बम पिस्तौल या छुरी मारना या खून खराबा करना नहीं है। क्रांति का मतलब है कि जो अमानवीय व्यवस्था चली आ रही है उसको या उसमें बदलाव क्रांतिकारी तौर पर लाना। समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मुहताज हैं। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया करवाने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के तन ढकने भर को भी कपड़ा नहीं पा रहा है। सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ई स्वयं गंदे बाड़ों में रहकर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं। इसके विपरीत समाज के जोंक शोषक पूंजीपति जरा जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा न्यारा कर देते हैं। ये भयानक असमानता और जबरदस्ती लादा गया भेदभाव दुनिया को एक बहुत बड़ी उथल पुथल की ओर ले जा रहा है। यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती। स्पष्ट है कि आज का धनिक समाज एक भयानक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठकर रंगरलियां मना रहा है और शोषकों के मासूम बच्चे तथा करोड़ों शोषित लोग एक भयानक खड्ड के कगार पर
चल रहे हैं। ये पढ़ते वक्त इस वक्त मैं हैरान हूं कि अब तो हमारी अपनी सरकार है, अपने चुने गए प्रतिनिधि हैं, फिर भी देश जो है उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है जिन समस्याओं से गुलामी के दौरान जूझ रहा था। तो इससे यहां पर डॉक्टर अंबेडकर के कहे हुए शब्द भी पूरी तरीके से स्पष्ट होते हैं जब वे कहते हैं कि ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, केवल सत्ता का हस्तांतरण है। आमूल परिवर्तन की आवश्यकता। अब वे बता रहे हैं क्रांति के बाद कि क्या क्या आमूल परिवर्तन होने चाहिए और क्या क्रांति के एक्चुअल मायने हैं। सभ्यता का ये प्रासाद यदि समय रहते संभाला ना गया तो शीघ्र ही चरमराकर बैठ जाएगा। प्रासाद से मेरा मतलब यहां पर शायद भगत सिंह का मतलब होगा कि जो भी चल रहा है एट प्रेजेंट। देश को एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और जो लोग इस बात को महसूस करते हैं उनका कर्तव्य है कि साम्यवादी सिद्धांतों पर समाज का पुनर्निर्माण करें, साझी विरासत के तौर पर। जब तक यह नहीं किया जाता और मनुष्य द्वारा मनुष्य तथा राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण जो साम्राज्यशाही के नाम से विख्यात है समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक मानवता को उसके कलेशों से छुटकारा मिलना असंभव है और तब तक युद्धों को समाप्त कर विश्व शांति के युग का प्रादुर्भाव करने से सारी बातें महज ढोंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब अंतोतगत्वा एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना से है जो इस प्रकार के संकटों से बरी होगी और जिसमें सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य सर्वमान्य होगा और जिसके फलस्वरूप स्थापित होने वाला विश्व संघ पीड़ित मानवता को पूंजीवाद के बंधनों से और साम्राज्यवादी युद्ध की तबाही से छुटकारा दिलाने में समर्थ हो सकेगा। तो यहां पर वे अपनी जो आमूल परिवर्तन है क्रांति के तहत उसकी व्याख्या कर रहे हैं और अब हम सामयिक चेतावनी की तरफ जा रहे हैं कि इन सब चीजों को सरकार नहीं समझ रही, हमारे शीर्षस्थ नेता सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो चेतावनी दी है वो उन्होंने क्यों दी है, इसी चीज की वे चर्चा कर रहे हैं इस हेडिंग में। सामयिक चेतावनी, ये हमारा आदर्श, ये है हमारा आदर्श और इसी आदर्श से प्रेरणा लेकर हमने एक सही तथा पुरजोर चेतावनी दी है। वे अपनी बात को समर्थन कर रहे हैं कि इसीलिए हमने चेतावनी के तौर पर बम फेंका था। लेकिन अगर हमारी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान शासन व्यवस्था उठती हुई जनशक्ति के मार्ग में रोड़े अटकाने से बाज न आई तो क्रांति के इस आदर्श की पूर्ति के लिए एक भयंकर युद्ध का छिड़ना अनिवार्य है। सभी बाधाओं को रौंद कर आगे बढ़ते हुए उस युद्ध के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग अधिनायक तंत्र की स्थापना होगी। यह अधिनायक तंत्र क्रांति के आदर्शों की पूर्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। अब वे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यदि अब भी बम धमाके के बावजूद भी उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज लगातार किया जाएगा तो किस किस्म की क्रांति सामने आएगी। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। यौवन नैवेद्य मतलब भरी जवानी में अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। तो यहां पर ये दूसरा भाग मैं समाप्त करने से पहले दो चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, दो चीजों की छोटी छोटी व्याख्या करना चाहूंगी। एक तो ये कि जब इस लेख में भगत सिंह उल्लेख कर रहे हैं कि स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, तब वे लोकमान्य तिलक के कहे हुए शब्दों से कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा से अलग हटकर वो बात कर रहे हैं।
लोकमान्य तिलक ने तो केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात करी थी, लेकिन यहां पर भगत सिंह जो हैं देश के साथ साथ व्यक्ति तथा उसके व्यक्तित्व के निर्माण की स्वतंत्रता की भी बात रख रहे हैं। वे केवल देश की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, देश के अंदर रहने वाले व्यक्तियों और उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व के निर्माण को भी स्वतंत्र रूप से बढ़ने दिया जाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भगत सिंह के फांसी पर के बाद ही, उनके चले जाने के बाद ही कांग्रेस भी जो है वो असहयोग आंदोलन या अहिंसात्मक आंदोलन, किसी भी तरह के आंदोलन से हटकर पूर्ण स्वराज की मांग के आंदोलन को उसने उठाया भगत सिंह की शहादत के बाद ही। इस बाबत भी यदि आप ढूंढेंगे गूगल पर तो आराम से कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें लिखा गया है कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में ये बात जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग को उठाना शुरू कर दिया था। तो भगत सिंह को शहीद होना पड़ा इसके लिए, क्रांति का आगाज करने के लिए। तो इसके साथ ही ये इसका दूसरा भाग समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम इसके बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान के तीसरे भाग की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें अपने उद्देश्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वे प्रस्तुत करेंगे। तो मैं समझती हूं लॉ के स्टूडेंट्स को ये सारे ही एपिसोड बहुत ध्यान से सुनने चाहिए कि जब जिरह होती है कोर्ट में तो किन किन चीजों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्द भेंट होगी, तब तक आज्ञा दीजिए। इंकलाब जिंदाबाद।